ओके जी, तो हम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक कर लिया था। अब हम चलते हैं स्पीच ऑडियोमेट्रिक तरफ। स्पीच से आपको बता रहा होगा, इसके अंदर हम वर्ड्स यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या पेशेंट उसको सुन पाता है और क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता। इसके अंदर भी दो तरह के टेस्ट आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, इसको हम SRT शॉर्ट में कह रहे हैं। थ्रेशोल्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनिमम इंटेंसिटी है, मतलब एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए मिनिमम इंटेंसिटी है जिस पे पेशेंट सुन पाता है, उसको हम थ्रेशोल्ड कह रहे होते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर हम ना स्पॉन्डी वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पॉन्डी वर्ड्स होते हैं जिनमें दो वर्ड ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रेस होता है ना वो इक्वल होता है, जैसे बेसबॉल, सनलाइट, डे ड्रीम। ठीक है, दोनों वर्ड ज्वाइन है लेकिन इनका स्ट्रेस दोनों का सेम है। तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे और इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, मतलब -10 से लेके 0, फिर 5, फिर 10। ठीक है, और हम देखेंगे किस इंटेंसिटी पे क्या पेशेंट 50% वर्ड सुन पाता है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने 10 वर्ड दिए हैं उसको, हमने देखना है कि 5 वर्ड वो सुन ले, 50% वो वर्ड सुन ले। किस किस इंटेंसिटी पे सुनता है वो हमने इंटेंसिटी नोट करके अपने पास रख लेनी है। और हमने फ्रिक्वेंसी जो यूज़ करनी है ना वो 500 यूज़ करना है, 1000 यूज़ करना है। ठीक है, और 2000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज़ करनी है। मैंने आप लोगों को जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था हम सारी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, 250 से लेके 4000 तक या 125 से लेके 8000 तक एयर कंडक्शन के लिए। तो लेकिन हमने इसके लिए सिर्फ 3 फ्रिक्वेंसी यूज़ करनी है। इस फ्रिक्वेंसी मैं मिसाल के तौर पर 500 की फ्रिक्वेंसी पर उसको बोलता हूँ डे ड्रीम। ठीक है, और अब मैंने अब देखना है कि वो किस डेसिबल पे वो सुनता है। अगर तो वो पेशेंट नॉर्मल होगा, मतलब झूठ नहीं होगा, धोखेबाजी नहीं कर रहा होगा, तो वो 5, 10 या 15 तक ना सुन लेगा। और मैंने देखना है कि मैंने जब प्योर टोन किया था तो मैंने जब 500 की फ्रिक्वेंसी दी थी तो उसने किस पे सुना था, वो हो सकता है उसने 5 डेसिबल पे सुन लिया हो या 0 डेसिबल पे सुन लिया हो। नॉर्मल कंडीशन ये होती है, नॉर्मल SRT ये होता है कि जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री था ना उससे वो 10 के मार्जिन के अंदर अंदर रहे। मिसाल के तौर पे अगर 5 डेसिबल पे सुना है तो उसको चाहिए कि 15 डेसिबल तक सुन ले, मतलब 10 पे सुन ले या 15 पे सुन ले वो, तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन होगी। अगर वो झूठा इंसान होगा, धोखेबाजी कर रहा होगा, तो वो हो सकता है कि वो पहले बोल दे कि 10, जब मैंने -10 पे डेसिबल पे दिया, वो हो सकता है वर्ड तब भी बोल दे, या फिर वो ड्रामेबाजी करता 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 40 पे ले जाए हमारा डेसिबल पे, तो हम कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एनाटॉमिकली ना फिजियोलॉजिकली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये बंदा झूठा है। ठीक है, वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि मलिग्नर है, ये सच नहीं बोल रहा। तो ये इसमें हमने देखना है 50% वर्ड बोल पाए स्पॉन्डी वर्ड्स, और हम इंटेंसिटी फाइंड करें, इंटेंसिटी को कंपेयर करना है हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री के साथ। उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट आ जाएगा, इसमें होगा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। डिस्क्रिमिनेशन से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, इसमें स्पीच रिकॉग्निशन या वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर देखना है हमने। वो कैसे देखेंगे हम, इसके अंदर हमने यूज़ करने PB वर्ड्स, जिसको फोनेटिकली बैलेंस्ड वर्ड बोलते हैं, PB वर्ड्स। ठीक है, इसको हम फोनेटिकली बैलेंस वर्ड बोलते हैं, मतलब ये एक जैसे लग रहे होते हैं। जैसे आप अपने एकदम बोलोगे ना, जैसे पिन, सिन, डे, बस। ठीक है, ये एक तरह के लग रहे होंगे, लेकिन हमने जब ये वर्ड किसी पेशेंट के कान में डालने हैं तो हमने SRT, जो ऊपर वाला SRT, मिसाल के तौर पे उसने 500 पे सुना था, और जब हम 500 की फ्रिक्वेंसी दी थी तो हमने उसने 15 की डेसिबल पे सुना था मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो हमने इस केस के अंदर जो वर्ड बोलना है ना वो 500 की फ्रिक्वेंसी पे हमने बोलना है, तकरीबन 15 पे दिया था, तो इसके अंदर हमने तकरीबन 45 या इससे भी ज़्यादा 45 या 60 की डेसिबल पे हमने ये साउंड उसके कान में देना है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने देखना है कि वो कितने वर्ड डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। ठीक है, वो उसकी हमने परसेंटेज ले लेनी है। परसेंटेज लेके वो थोड़ा सा आगे नेक्स्ट प्रोसीजर उसके आपने डिटेल में नहीं जाना, उसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो 90 to 100% मान रहा होगा तो हम कहेंगे नॉर्मल है, अगर कम होता जाएगा तो हम कहते जाएंगे जिस तरह माइल्ड है, मॉडरेट है। ठीक है, और वो कंडीशन चलती जाएगी। और फिर जो ऐसे बंदा नॉर्मल होगा, ठीक है, वो 90 to 100% स्कोर कर सकता है। ठीक है, फिर जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट होगा उसके अगर हम डेसिबल्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब आवाज़ बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो वो भी ऐसा स्कोर कर सकता है अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट होगा कम इंटेंसिटी पे ऐसे मुश्किल वर्ड भी डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा 50%। उसके बाद ना PB मैक्स एक टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि -10, फिर 0, फिर 5, ऐसे ऐसे ना इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है, और हमने फोनेटिकली बैलेंस वर्ड देने हैं। उसके अंदर मैं आपको बताया था जब हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ना, तो डायरेक्टली हम 30 से 40 डेसिबल ज़्यादा साउंड इंटेंसिटी दे रहे थे SRT से। SRT जो हमने ऊपर पहले फाइंड आउट किया था। ठीक है, SRT से ज़्यादा का साउंड दे रहे थे 30 से 40 डेसिबल का। तो फिर हम फाइंड आउट कर रहे थे क्या 50% बंदा वर्ड बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता -10 से इंटेंसिटी लेते जाएंगे, आहिस्ता 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 इंक्रीज़ करते जाएंगे,
तब तक इंक्रीज़ करेंगे तब तक जब तक वो पेशेंट उन वर्ड्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उस फ्रिक्वेंसी को हम उस इंटेंसिटी को हम नोट करके अपने पास रख लेंगे। फिर उस इंटेंसिटी के मुताबिक ही हमने हेयरिंग एड देने। हेयरिंग एड आप लोगों को पता है ना, हम देते हैं जो पेशेंट मतलब हेयरिंग लॉस हो जाती है इनकी, उनको हेयरिंग एड देते हैं। तो फिर मतलब उस इंटेंसिटी का हेयरिंग एड देना, उस इंटेंसिटी से ज़्यादा नहीं इंटेंसिटी होनी चाहिए। मतलब उसको ये ना हो कानों में बहुत ज़्यादा आवाज़ कभी कभी बज सकती है, तो पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये उसके लिए यूजेबल होता है कि ये हाइयर फ्रिक्वेंसी थी, इस हाइयर फ्रिक्वेंसी पे एक पेशेंट ने फोनेटिकली बैलेंस वर्ड भी डिफ्रेंशिएट कर लिए थे, तो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला हेयरिंग एड हमने नहीं देना उस पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हमारा रोल ओवर फिनोमिना आ जाएगा। ये बेसिकली ना रिट्रोकोक्लियर और कोक्लियर जो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। जब मैंने आप लोगों को सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो सेंसरी है उसका मतलब था कि कोक्लियर का डिस्फंक्शन है, और जो न्यूरल है उसमें भी दो तरह की डिफ्रेंशिएशन हो जाती थी। जो कोक्लियर नर्व निकल रही थी हमारी कोक्लियर से लेके ब्रेन स्टेम तक हमारी, तो उसको हम कह रहे थे कि अगर इस नर्व का कोई मसला आएगा तो उसको हम कहेंगे कि रिट्रोकोक्लियर मसला है। अगर ब्रेन स्टेम से ऊपर नर्व जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है ऑडिटरी कोर्टेक्स के अंदर, और उसके अंदर कोई मसला आएगा तो हम उसको कहेंगे सेंट्रल डेफनेस है। तो ये रोल ओवर फिनोमेना ये बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहा था कि सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस कोक्लियर की वजह से है या फिर रिट्रोकोक्लियर है, मतलब कि कोक्लियर नर्व की वजह से है, ठीक है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर 40 डेसिबल तक पेशेंट ना 20 वर्ड डिफरेंशिएट कर लेता है, मतलब ये यहाँ परसेंटेज आ रही होती है हमारी 20% वर्ड्स ना डिफरेंशिएट कर लेता है। फिर जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स की परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो एक एट द एंड स्पॉट आता है जिसपे ना वो प्लेटू फेज में चला जाता है, मतलब उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस है ये कोक्लियर की वजह से, मतलब कोक्लियर से ज़्यादा फंक्शन कर ही नहीं सकता आप जितने मर्जी डेसिबल बढ़ाते जाओ। लेकिन जो रिट्रो कोक्लियर का पेशेंट होगा ना वो पहले तो सुनेंगे बड़ा लेट जाके, वो जाके अगर 60 की मतलब 60 डेसिबल पे जाके 20% करता है तो वो हो सकता है कि 40% करे, आगे जाके 70-80 पे फिर थोड़ा सा और करे। लेकिन उसके बाद एट द एंड उसका ना ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, एकदम नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। हम हैरान हो जाते हैं कि अब ऊपर जाने के बजाय या फिर प्लेटू फेज आने में बजाय, प्लेटू फेज में भी नहीं आता है, हालांकि ऊपर वाला जो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है प्लेटू फेज में चला जाता है, लेकिन इसका ग्राफ नीचे को गिरना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये रिट्रोकोक्लियर हेयरिंग लॉस है। रिट्रोकोक्लियर के मतलब कि ये हमारी नर्व्स थी ना 5 या 6 या 7 नर्व्स थी, ठीक है, इनमें से 3-4 की अब लेजन हो चुकी हुई है। ये 3-4 नर्व तो फंक्शन कर ही नहीं पा रही, ऊपर वाली दो ही हैं जो फंक्शन कर रही होंगी। तो उन्होंने हमें इतने वर्ड सुना दिए हुए हैं, अगर हम उस पर और प्रेशर डालना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी ही फटीग्ड है, वो ऑलरेडी ही थकी हुई नर्व्स हैं। उन्होंने जो काम कर रहे थे वो भी काम करना छोड़ देना, और जो हमें लिसन हो रहे थे वर्ड सुन रहे थे वो भी सुनने बंद हो जाना, और हमारा ग्राफ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाना है। हमें पता चल जाना है कि ये रिट्रोकोक्लियर का मसला चल रहा है इस टाइम, ये सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है रिट्रोकोक्लियर वाली, ये कोक्लियर वाली नहीं है। तो अब यूजेज में चलते हैं। पहला यूज ये तो होगा कि हमने जो SRT कंपेयर कर रहे थे हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री से, है ना, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, तो ये एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी ये चीज़ होगी कि हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक को पकड़ सकेंगे। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई पेशेंट है जो झूठ बोल रहा है, ठीक है, ड्रामेबाजी कर रहा है, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, ना एनाटॉमिकली ना फिजियोलॉजिकली प्रूव नहीं है कि 10 डेसिबल से ज़्यादा का कोई मसला आए SRT और प्योर टोन ऑडियोमेट्री के अंदर। और तीसरी ये होगी कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने जो हेयरिंग एड लगा रहे थे उनका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना सेट कर पा रहे थे। जब PB मैक्स पढ़ा था ना हमने, मैं बताया था कि कितना वॉल्यूम मैक्सिमम देना है ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट को बिल्कुल सही डिस्क्रिमिनेशन भी हो वर्ड्स की, ये ना हो उसके कानों में ज़्यादा साउंड जाए। तो परफेक्टली प्लेस करने के लिए हमें जो हेयरिंग एड है उसके लिए ये स्पीच ऑडियोमेट्री बहुत ज़रूरी है। और चौथा टेस्ट आ जाएगा हमारा कोक्लियर और रिट्रोकोक्लियर को डिफरेंशिएट करने के लिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ।